चैप्टर हैं अम्ल क्षार और लवण। पाठ क्रमांक यह 7 अंक का है। सबसे बड़ी बात है, बहुत इजी चैप्टर है और 7 नंबर का है। तो उनमें हम आज आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे जो हैं वो चैप्टर हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जिप्सम को कितने पहला प्रश्न है, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको जिप्सम का सूत्र याद रखना है, CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका जो है रासायनिक नाम होता है जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब हमें कहे कि इसको कितने ताप पर, जब मैं इसको गर्म करूंगा। प्रिय मित्रों, कभी भी आप देखते होंगे किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसमें नमी बाहर निकलती है। यानी जैसे आप कपड़े धूप में सुखाते हैं तो अक्सर देखते होंगे उनमें क्या बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। तो डेफिनेट इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इनमें से क्या है, जल बाहर निकलेगा। तो जल कितना बाहर निकलेगा, इसमें जल निकलेगा 1.5 अणु बाहर निकलेगा। एक सही 1/2 H2O का अणु बाहर निकलता है और आधा अणु इसके अंदर बचता है। तो इसका नाम होता है CaSO4 तो रहेगा डॉट हाफ H2O, यह बचता है। तो प्रिय मित्रों, इसका नाम क्या होता है, यह होता है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिन्हें पीओपी कहा जाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले यह पेरिस में एक सफेद रंग का कठोर पदार्थ प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। और इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। एक तो ये होता है, एक अर्ध को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इनको कहा जाता है। तो जिप्स पीओपी के दो रासायनिक नाम होते हैं, एक होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको मैं कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करूंगा? तो प्रिय मित्रों, ध्यान रखें, 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है। तो 373 केल्विन पे गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर इनमें 1.5 अणु जल का बाहर निकलता है और पीओपी प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब प्रिय मित्रों, पीओपी का यदि हमें पूछे काम क्या है, तो पीओपी का एक चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, हड्डियों को एक जगह जोड़ने में यानी स्थिर रखने में इसका उपयोग होता है। और जो हम गणेश विसर्जन जी जैसे देवताओं की मूर्तियां विसर्जन करते हैं उनमें भी यह होता है। तो हम कहेंगे मूर्तियां बनाने में भी इनका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में होता है, जिप्सम को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल के पीएच का मान बताइए। प्रिय मित्रों, अशुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, यानी ऐसा जल जिसमें ना तो कोई गैस घुली हुई हो, ना कोई इसमें कोई जीवाणु है, तो वो क्या कहलाता है, अशुद्ध जल कहलाता है। यानी इसके पीएच का मान होता है 7। अब हम कहें अशुद्ध जल जो होता है, प्रिय मित्रों, अक्सर आप देखने को मिलता होगा, डॉक्टर जब आपके कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो एक दूसरी बोतल में, एक छोटी सी जो बोतल होती है उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें वो अशुद्ध जल ही होता है। और जब पादप की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो उससे जो जल बाहर निकलता है वो अशुद्ध जल ही होता है। और ज्वालामुखी लावा के दौरान जो जल बाहर निकलता है वो अशुद्ध जल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अशुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है, प्रिय मित्रों, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो प्रिय मित्रों, हमें पता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। अब आप बताइए, यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन है, मेरे पास में CaO है, क्या ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा प्रिय मित्रों। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, ये जब क्या करता है प्रिय मित्रों, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो इसमें से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाता है तो बन जाता है CaOCl2। तो यहां पर यह जो इस विकल्प में दिया गया है वो होगा CaOH
टू। ये पदार्थ क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है विरंजक चूर्ण बनता है। तो प्रिय मित्रों, विरंजक चूर्ण क्या करते हैं, इनका नाम ही देखिए, विरंजक चूर्ण, विरंजक, विरंजक चूर्ण। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीकारक का काम करते हैं, किसी रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देते हैं। रंग कैसे उड़ाते हैं वो चलिए हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, क्या होता है कि विरंजक जो चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण, ये विरंजक चूर्ण क्या करता है, ये क्लोरीन गैस देता है, यानी नवजात क्लोरीन देता है। ये नवजात क्लोरीन क्या करेगा, रंगीन जो पदार्थ होगा, रंगीन पदार्थ, इस रंगीन पदार्थ से ये क्लोरीन जो नवजात क्लोरीन है, ये इससे अभिक्रिया करके प्रिय मित्रों इसको रंगहीन बना देती है, यानी रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देती है। तो ये क्या है, किसी पदार्थ का रंग उड़ाने के काम आता है। इसीलिए देखिए, वीक का मतलब होता है नहीं, रंजक का मतलब होता है रंग। तो यानी यह चूर्ण क्या काम करता है, किसी पदार्थ को रंगहीन बनाने के काम आता है। और रंगहीन बनाने का गुण कौन रखता है इसमें, ये जो क्लोरीन जो होता है वो रखता है। नेक्स्ट है, यहां पर विरंजक चूर्ण का और क्या उपयोग होता है प्रिय मित्रों, और उपयोग होता है पेयजल को शुद्धिकरण करने में, पेयजल को कीटाणुनाशी बनाने में काम में आता है। यानी जो जो पेयजल होते हैं उसमें यदि कोई कीटाणु है उसको मारने के काम आता है, तो उसको हम कह सकते हैं पेयजल के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धावन सोडे में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह देखना है धावन सोडा है क्या। तो धावन सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। प्रिय मित्रों, ये सोडियम जो कार्बोनेट लिखा गया है ये गलत है, क्योंकि सोडियम जो कार्बोनेट होता है प्रिय मित्रों ये होता है सोडा एस, यानी सोडे की राख होती है। जब मैं धावन सोडे को गर्म करूंगा तो ये निर्जलीकृत हो जाएगा, पूरा का पूरा जल बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा सोडा एस, यानी इसकी राख बनेगी, उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, 10 को डेका कहते हैं, डेका, और इस H2O को कहते हैं हाइड्रेट, तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यही धावन सोडा है, ना कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को प्रिय मित्रों सोडा एस कहा जाता है। अब हमें यहां पर एक चीज और समझनी है, क्रिस्टलन जल क्या होते हैं, यानी ये हमारे पास में एक लवण है। तो परिभाषा इस प्रकार होगी, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की संख्या उसका क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो इसमें कितने जल के अणु हैं प्रिय मित्रों, 10। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। अपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। तो प्रिय मित्रों, कभी कभी हम क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है प्रिय मित्रों, आवश्यकता से अधिक खाना खाने से क्या होता है कि हमारा जो आमाशय है वो अधिक मात्रा में HCl का स्त्रावण करता है, लेकिन क्या होता है उस खाने का पाचन नहीं हो पाता, जिससे हमारे उदर में क्या होता है, पेट में दर्द होता है, जिसे ही अपच कहते हैं। इसके लिए एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या तो हम कहें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके लिए लिया जाता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये दुर्बल क्षारीय पदार्थ क्या करते हैं, हमारे जो उदर हैं उसकी बढ़ती अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं और हमें दर्द से राहत मिलती है। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं, अपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं होगी प्रिय मित्रों। एंटीबायोटिक जो होती है वो दवाइयाँ क्या होती है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं, फिर बाद में उन्हीं को मारने के काम आती है या उनकी वृद्धि को रोकती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सासिलिन। तो यह एंटीबायोटिक विकल्प नहीं होगा। एनाल्जेसिक क्या होती है प्रिय मित्रों, जो दर्द पेन किलर होती है, जैसे आपने सुना होगा निमेसलाइड, पैरासीटामोल, ये डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये एनाल्जेसिक होती है। एंटी एसिटिक ये है, बिल्कुल सही है, ये एंटी एसिड को ही क्या कहते हैं, प्रति अम्लता
कहा जाता है हिंदी में। एंटीसेप्टिक को तो आपको पता है प्रिय मित्रों, जो जीवाणुओं को क्या करते हैं कि जैसे हम बोरोप्लस लगाते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, वो काम में आती है। तो यहां हमारा विकल्प क्या होगा, 3 सही होगा। दांत के इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मुंह का पीएच कितना हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए प्रिय मित्रों, कम हो जाए। अब देखिए होता कैसे है, मान लीजिए ये हमारे दांत हैं, इन दांत की कैविटी में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो इनमें संक्रा के पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो क्या होते हैं कि जैसे ही हम मंजन नहीं करते हैं तो ये संक्रा में क्या होते हैं, हमारी दांत की गुहा में जो ये संक्रा के कण होते हैं, उनमें ये जो जीवाणु होते हैं प्रिय मित्रों, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्लीय पदार्थ का होता है, जिससे हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारे क्या है, दंत क्षय क्या है, प्रारंभ हो जाते हैं। दांत का इनेमल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक प्लेट्स के रूप में उतरने लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है। तो इसका उपचार क्या होगा प्रिय मित्रों, इसका उपचार यही होगा कि हम सारिय दंत मंजन का क्या करें, उपयोग करें। नेक्स्ट होता है प्रिय मित्रों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। ये लवण परिवार के सूत्र लिखे गए हैं, जैसे बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। इनका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोस्टिक सोडा यानी कोस्टिक सोडा है, यहां पर इसका सूत्र होता है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वॉशिंग या धावन सोडा बिल्कुल ये गलत है प्रिय मित्रों, यह है सोडियम कार्बोनेट, ये गलत है। Na2CO3 यहां पर क्या होगा, आप सेट कर लेना, मिस प्रिंट हो गया है Na2CO3.10H2O, जिसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यदि हमें कहें प्रिय मित्रों सोडा एस, तब हमें लिखना है सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्रिय मित्रों कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, H+ आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो देखिए पीएच बराबर होता है -log H+ आयन। तो यहां पर इसकी परिभाषा, पीएच की परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग गुणक को या लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के धातु के पात्र में रखने पर पदार्थ बनता है, तो प्रिय मित्रों विषैला लवण बनता है। विषैला क्या बनता है, लवण बनता है। नेडल के डंक के दर्द को डोक की पत्ती यानी नेडल के डंक के दर्द को क्या करते हैं प्रिय मित्रों, यहां पर प्रश्न है, नेडल के डंक के दर्द को डंक के दर्द को डाक की पत्तियों को रगड़कर उदासीन किया जाता है। तो नेक्स्ट है अम्ल, जो होते हैं अम्ल के लिटमस पत्र को लाल का और क्षार हैं। देखिए अम्ल क्या करते हैं प्रिय मित्रों, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, और क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आप एक वर्ड ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये 1 नंबर का प्रश्न आपके मददगार साबित होगा, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो क्षार उल्टा होगा, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। इसी प्रकार प्रिय मित्रों यह जो वर्ड हैं वो आपके लेंस में भी काम आएगा। निकटवर्ती दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अम्लीय पदार्थ के पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम होता है, जबकि क्षारीय पदार्थों के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है। और 7 किसका होता है, कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 विलियन के पीएच का मान 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं, कौन से विलियन हैं, तो जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। प्रबल अम्लीय का क्या होगा प्रिय मित्रों, 1 होगा। प्रबल क्षारीय का कितना होगा, इन विकल्प के अनुसार यदि हम देखें तो 11 होगा। और दुर्बल अम्लीय का प्रिय मित्रों 4 होगा, दुर्बल क्षारीय का 9 होगा, इन विकल्प के अनुसार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रबल अम्ल
वह प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के आपको क्या करने हैं प्रिय मित्रों, उदाहरण लिखने हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के आपको क्या करना है, उपयोग लिखना है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रिय मित्रों क्षारीय पदार्थों का छिड़काव करेंगे। जिससे चूना है वह जिप्सम है, उनका हम छिड़काव करेंगे जो मिट्टी की बढ़ती अम्लीयता को उदासीन कर देगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिय मित्रों जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है, Na2CO3 10H2O डॉट। मूर्तियां व सजावट बनाने में प्रयुक्त होता है, तो प्रिय मित्रों पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। पेयजल में शुद्धिकरण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो प्रिय मित्रों पेयजल में यदि हमें शुद्धिकरण करना है तो किन किन का उपयोग करेंगे, एक तो हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, एक हम ओजोन का प्रयोग कर सकते हैं, जो ओजोन गैस होती है उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन दो में से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, और चाहे तो दोनों ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था। पीएच स्केल का, चलिए जूम करके देखते हैं, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, सोरेंस ने किया था। परिभाषित कीजिए, अभी हमने बताया था प्रिय मित्रों पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम के मान को पीएच कहते हैं। और फिर यदि हम इनके बारे में देखें, पीएच का मान पीएच स्केल पर 0 से 14 तक होता है, 0 से 6 पॉइंट। अब ध्यान रखें अम्लीय विलयन, यानी अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है, 0 से लेके 6 पॉइंट जो है वो 999 होता है। और उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच होता है वो 7.001 से लेकर 14 तक होता है। यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिय मित्रों अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जो CO2 गैस देता है और बाद में यह आग बुझाने के काम आती है। रसोई घर में सस्ता पकोड़ा व पाव रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, प्रिय मित्रों सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इनसे जो CO2 गैस निकलती है ये पकोड़ा और पाव रोटी को फुलाने के काम आता है। क्लोरोसार अभिक्रिया का चित्र बनाते हुए उत्पाद के नाम लिखिए, तो प्रिय मित्रों इनका आपको चित्र बनाना है, नाम ही बता रहा है क्लोरोसार अभिक्रिया, तो इसमें Cl2 NaOH और ये जो हैं वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, साथ में H2 गैस भी प्राप्त होती है। क्लोरोसार अभिक्रिया का आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ध्यान रखें जब NaCl के विलयन में, जब हम प्रिय मित्रों NaCl के विलयन में के जलीय विलयन का जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमारे पास में NaOH प्राप्त होता है, प्लस Cl2 गैस प्राप्त होती है, प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। इनको चित्र की सहायता से अच्छे से समझाना है, और ये इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कोई यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न देता है, जो ध्वनि के साथ जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यौगिक ए का क्या नाम है, तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें, सबसे पहली बात प्रश्न को कहां से पकड़ना है। यौगिक ए तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप जान गए, HCl होता है। और यहां पर देखिए उत्पन्न जलती हुई गैस जो है, उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, तो बुझाने वाली गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। तो प्रिय मित्रों हमारे पास में ऐसा कौन सा यौगिक होगा जो CO2 देगा, तो डेफिनेट मैं कहता हूं CO3 वाला यौगिक है, कार्बोनेट वाला मेरे पास में क्या है, यौगिक है। तो यह है, और ऐसा यौगिक आपने देखा है चूना, यानी चूने का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं CaCO3। यही क्या करता है, जिन किसी भी यौगिक में CO3 होगा वो क्या देगा, CO2 गैस देगा, और ये CO2 गैस क्या होगा प्रिय मित्रों, जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। जब इसकी क्या होती है, HCl से अभिक्रिया होती है, जब इसकी HCl से अभिक्रिया होगी तो प्रिय मित्रों बनेगा क्या, यहां पर बनेगा CaCl2
प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो यहां पर 2HCl के मोल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का यह रासायनिक समीकरण होगा। आप लिख भी सकते हैं CaCO3 प्लस 2HCl। जब यह रिएक्शन करेगा बनेगा क्या प्रिय मित्रों, तो यहां पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लवण बनता है, प्लस क्या बनेगा इनके साथ में, प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 बनता है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं ये CO2 गैस ही है प्रिय मित्रों, जो जलती मोमबत्ती को बुझाने के काम आती है। अब आपको कहे यौगिक ए क्या है, तो यौगिक ए CaCO3 है। तो यहां पर यह प्रश्न के हिसाब से क्या होगा कि आप इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिख के फिर ए को छांटने का प्रयास करें। यदि उत्पन्न यौगिक में कैल्शियम क्लोराइड है, तो प्रिय मित्रों देखिए, उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहां पर हमारे पास में कौन सा कंपाउंड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताना है। जिस सिरका एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का विलयन प्रिय मित्रों क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। नींबू व संतरा सिट्रिक अम्ल होता है, यानी सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, खट्टे पदार्थों में। टार्टेरिक अम्ल जो होता है प्रिय मित्रों इमली से होता है। ओक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर में। लैक्टिक अम्ल है वो दही में। मेथेनोइक अम्ल है वो चिंटी व नेडल का डंक में, यानी जो लाल चिंटी होती है वह नेडल के डंक है, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए प्रिय मित्रों, अब यहां हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टमाटर जो होता है वो गोड़ होता है, गोड़ का मतलब होता है ओ, तो इसका मतलब ओक्सेलिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। दही में देखिए प्रिय मित्रों, हम नहीं कहते क्या ज्यादा दही खाने से हमें लेटरिन लगती है, तो देखिए लैक्टिक की ध्वनि आ गई, तो हम कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इमली, देखिए इमली को खाने से हमारे दांत हैं खट्टे हो जाते हैं और टर टर की ध्वनि आती है, तो इसका मतलब इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व संतरा, तो आप वैसे ही नाम जानते हो प्रिय मित्रों, यानी एसिटम इसको लैटिन भाषा में कहते हैं, और इसका प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। 3 से 4% का विलयन होता है। लाल चिंटी व नेडल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए हम इनके रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का प्रिय मित्रों आपके कोर्स में दिया हुआ है, ये हमारे पास में होगा CH3COOH। इसका IUPAC नाम जो होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का प्रिय मित्रों होता है HCOOH। इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं देखते हैं, प्रबल अम्ल HCl होगा, और दुर्बल क्षार हमारे पास में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। फॉर्मिक अम्ल हमारे पास में प्रिय मित्रों HCOOH होगा। दुर्बल हमारे पास में एसिटिक अम्ल होगा। प्रबल क्षार CH3COOH की जगह हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों NaOH। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार व लवण, और ये 7 नंबर का पार्ट है।